हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इंग्लैंड। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राहुल गांधी के खिलाफ असम में गैर जमानती एफआईआर 3 दिन पहले कहा था। कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रही है। बता दें कि कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल आरोप है कि राहुल गांधी ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खतरे में डालने वाले बयान दिए हैं। बीएनएस की धारा 152 के तहत एफआईआर गैर जमानती है, यानी कि अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है तो उन्हें जमानत के लिए सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा। एफआईआर गुवाहाटी हाईकोर्ट के वकील मुनजीत चेतिया ने दर्ज करवाई है। चेतिया ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। विपक्ष के नेता का सार्वजनिक मंच से दिया गया यह बयान साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। दरअसल 13 जनवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार देने के लिए इंदौर में थे। समारोह में मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाया जाना चाहिए और इसे ही भारत का सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। 15 जनवरी को नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन में राहुल गांधी ने भागवत के बयान पर कहा था कि भाजपा आरएसएस ने हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर रेलवे लाइन का ट्रायल रन पूरा। 272 किलोमीटर लाइन पर 111 किलोमीटर की सुरंगें। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक USBRL प्रोजेक्ट के हिस्से कटरा बडगाम रेलवे ट्रैक पर ट्रायल रन पूरा हो गया है और 18 कोच की ट्रायल ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा रेलवे स्टेशन से कश्मीर की ओर रवाना हुई। ट्रायल की देखरेख कर रहे रेलवे अधिकारियों ने बताया कि USBRL का आखिरी टेस्ट रन है। 41,000 करोड़ रुपए की लागत से बने USBRL प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 272 किलोमीटर है। इसमें 111 किलोमीटर का रास्ता सुरंग के भीतर है। 12.77 किलोमीटर लंबी T49 सुरंग इस प्रोजेक्ट में सबसे लंबी है। बता दें कि रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पुल की लंबाई 1315 मीटर जबकि नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है और इसे बनाने में तकरीबन 20 साल का वक्त लगा है, जबकि 1486 करोड़ रुपए की लागत आई है। सैफ अली खान पर हमला केस में एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस का दावा, चोरी के इरादे से घर में घुसा था। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने रविवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आरोपी को शनिवार रात 2 बजे ठाणे के एक लेबर कैंप से गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस के डीसीपी गेदाम दीक्षित ने बताया कि आरोपी चोरी करने के इरादे से एक्टर के घर में घुसा था। उसके पास भारत का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। उसके पास जो चीजें मिली हैं उसके आधार पर उसके बांग्लादेशी होने का शक है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने ये तो कहा है कि आरोपी सैफ अली खान के घर में घुसा था, लेकिन पुलिस ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि इसी आरोपी ने सैफ पर हमला किया था या नहीं। जब मीडिया ने पूछा कि वारदात के समय वह अकेला था या कुछ और लोग भी साथ में थे, तो पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है। अहमदाबाद में आयुष्मान घोटाला, आरोपी रिमांड पर। कल रात गिरफ्तार हुआ। 2 मरीजों की जबरन एंजियोप्लास्टी करवाई थी, बाद में जान गई थी। बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में PMJAY योजना में घोटाले के आरोपी कार्तिक पटेल को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कार्तिक के अस्पताल में 2 मरीजों की PMJAY योजना के तहत जबरन एंजियोप्लास्टी की गई थी और इसके बाद मरीजों की जान चली गई थी। घटना के बाद कार्तिक त्यागी फरार हो गया था। पुलिस ने उसे अहमदाबाद एयरपोर्ट से दुबई से लौटने पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि कार्तिक और उसकी टीम ने मरीजों की जांच रिपोर्ट में 30 से 80% ब्लॉकेज दिखाए ताकि PMJAY का लाभ उठाया जा सके। 956 दिनों में योजना के तहत 3500 से ज्यादा क्लेम किए। 3800 एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी की गई। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि अस्पताल में सभी ऑपरेशन कार्तिक के कहने पर ही किए गए थे।
मोदी बोले, हमें विकास के साथ विरासत को सहेजना है। महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। ये सामाजिक एकता को बढ़ाने वाले पर्व हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 118वें एपिसोड में महाकुंभ और रामलला का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आते हैं। यह सामाजिक समरसता का एक ऐसा संगम है जहां जात पात ऊंच नीच से परे लोग एक दूसरे के साथ पवित्र स्नान करते हैं, भंडारों में भोजन और प्रसाद लेते हैं। मोदी ने कहा कि कुंभ एकता का महाकुंभ है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को यह एक सूत्र में बांधता है। यह हजारों साल से चली आ रही परंपरा है और एक तरफ प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ होता है, वहीं दूसरी तरफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा नदी के तट पर पुष्करम मनाया जाता है। किसान आंदोलन के अनशन के 55वें दिन डल्लेवाल को ग्लूकोज चढ़ाया गया। केंद्र बातचीत के लिए तैयार। कृषि मंत्रालय के अफसर खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। 14 फरवरी को मीटिंग। बता दें कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद समेत 12 मांगों को लेकर 55 दिन से अनशन कर रहे 70 साल के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को ग्लूकोज चढ़ाया गया। बता दें कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने डल्लेवाल से मिलकर मीटिंग का न्योता दिया। केंद्र की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद किसानों ने डल्लेवाल को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हामी भर दी और देर रात उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया। अब चंडीगढ़ में 14 किसानों को किसान संगठनों की भारत और पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक होगी। आपको बता दें कि खनौरी बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत करते हुए ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रियरंजन ने कहा कि केंद्र को आमरण अनशन पर बैठे डल्लेवाल की सेहत की फिक्र है। हम यहां आए हैं ताकि कोई रास्ता निकल सके। केंद्र की तरफ से बातचीत का जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें लिखा है कि भारतीय किसान यूनियन, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की मांगों को लेकर भारत सरकार और पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ 14 फरवरी को बैठक होगी। यह बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। हम आशा करते हैं कि डल्लेवाल जल्द अपना अनशन खत्म करेंगे और बैठक में शामिल होंगे। केजरीवाल बोले, केंद्र जमीन दे, सफाई कर्मचारियों के घर हम बनाएंगे। पीएम को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा था जन कल्याणकारी योजनाएं चालू रहेंगी। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार सब्सिडी पर जमीन दे तो हम उस पर मकान बनवाकर आसान किस्तों में सफाई कर्मचारियों को मालिकाना हक देंगे। दिल्ली में जमीन का मामला केंद्र के अधीन है और इसलिए पीएम मोदी को इस संबंध में पत्र लिखा है। केजरीवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसके बारे में राजी होंगे क्योंकि ये गरीबों के कल्याण के बारे में है और जैसा कि पीएम ने भी कहा है कि दिल्ली में कल्याणकारी योजनाएं लागू रहेंगी। केजरीवाल ने पिछले 2 महीनों में 8 घोषणाएं की हैं और इससे पहले 18 जनवरी को ऐलान किया था कि अगर चुनाव जीतेंगे तो दिल्ली में रह रहे किराएदारों के लिए फ्री पानी, बिजली मुहैया करवाया जाएगा। योगी ने हेलीकॉप्टर से देखा पूरा महाकुंभ। स्टॉल पर जाकर ओडीओपी प्रोडक्ट देखे। मौनी अमावस्या की सुरक्षा पर अफसरों के साथ मीटिंग। महाकुंभ का 7वां दिन था और सीएम योगी महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया, फिर अफसरों के साथ मीटिंग की। बता दें कि यहाँ 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आए तो भीड़ को कैसे संभालेंगे, इसको लेकर मंथन किया गया। 22 जनवरी को महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट मीटिंग की तैयारियां, पीएम मोदी और राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम पर भी मंथन होगा। योगी महाकुंभ मेला क्षेत्र में ओडीओपी के स्टॉल पर गए और सुगंधित चावल के बारे में स्टॉल संचालक ने बताया तो योगी उनकी खुशबू को महसूस करते हुए दिखाई दिए। अयोध्या में 25 जनवरी तक स्कूल बंद। कक्षा 6 से 12वीं की कक्षाएं 10 से 3 बजे तक चलेंगी। डीएम ने दिया आदेश। अयोध्या में भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिले के सभी स्कूल में कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 25 जनवरी तक अवकाश की घोषणा की गई है। यह आदेश सभी परिषदीय, राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड समेत सभी पर लागू होगा। कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक संचालित की जाएंगी। हालांकि कक्षा 5वीं तक के परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी, लेकिन शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य कर्मचारियों को विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। इस दौरान वे डीबीटी, यूडाइज, अपार, आईडी और अन्य प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करेंगे।
सोनभद्र में 26 जनवरी से बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, पंप पर सीसीटीवी कैमरा जरूरी, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी BN सिंह ने नो हेलमेट नो फ्यूल रणनीति को लागू करने की घोषणा की है। ये नियम 26 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इसके तहत बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालक और सवार को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जो है वो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों की संख्या को कम करना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है और इस नई व्यवस्था के तहत सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अगले 7 दिनों में अपने परिसर में बड़े होर्डिंग्स भी लगाने होंगे। MP में 8वां वेतनमान लागू होने में लगेंगे 3 साल। केंद्र के आदेश के बाद नए आयोग पर फैसला, 15% बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग यानी पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल जो है वो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो आयोग बनेगा वो क्या सिफारिश करता है। हालांकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 8वें वेतनमान का फायदा मिलने में तकरीबन 3 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि केंद्रीय आयोग को अभी सिफारिश देने में ही 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। दरअसल 7वें वेतन आयोग ने भी 1.5 साल बाद अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपी थी और मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट इन सिफारिशों को मंजूरी देगी। उसके बाद राज्य सरकार इन्हें लागू करने का फैसला करेगी। राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान में 14% की वृद्धि की थी और इस बार ये बढ़कर 15% हो सकती है। और ऐसा हुआ तो द्वितीय श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी 5 से 11,000 रुपए तक बढ़ सकती है। ग्रुप लोन दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी। कटिहार में पीड़िताओं ने मनिहारी थाना में दिया आवेदन, कार्रवाई की मांग। मनिहारी प्रखंड के दिलारपुर स्थित सीज नंबर 8 की गीता देवी ने थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 6 और 8 की दर्जन भर महिलाओं को विश्वास में लेकर रोहित मालाकार ने ग्रुप लोन स्वीकृत करवाया और सारी राशि हड़प ली। गीता देवी ने बताया कि लोन की प्रक्रिया के दौरान मोहित मालाकार ने महिलाओं को आश्वासन दिया था कि वह खुद कर्ज की रकम चुकाता रहेगा और बदले में महिलाओं को आंशिक लाभ देगा। लेकिन रोहित मालाकार की पत्नी रंजू देवी, जो एक बैंक ग्रुप की मुखिया थी, उनकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु होने के बाद जब बैंक एजेंट वसूली के लिए घर आने लगे तब मामला सामने आया। बैंक ने महिलाओं को बताया कि उनके नाम पर लिया गया लोन अब तक जमा नहीं किया गया। इसके बाद सभी महिलाएं रोहित मालाकार के पास गई और पैसे की मांग की, लेकिन उसने कोई राशि लौटाने से इनकार कर दिया। पान मसाला उद्योग बचाने के लिए व्यापारियों का विरोध। कानपुर में 1200 व्यापारियों ने PM व CM को भेजा ईमेल। कानपुर में पान मसाला उद्योगों के बाहर स्टेट GST की ओर से की जा रही निगरानी के विरोध में व्यापारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। घंटाघर चौराहे पर यहां धरना प्रदर्शन के बाद किदवई नगर मार्बल मार्केट में व्यापारियों ने नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। वहीं भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में किदवई नगर मार्बल मार्केट में व्यापारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर स्टेट GST विभाग की कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी की। व्यापारियों का आरोप है कि स्टेट GST कानपुर के प्रसिद्ध पान मसाला उद्योग को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहा है। समल इंसा का शारिक साटा गैंग से कनेक्शन। बिलाल अयान को मारने वाला मुल्ला अफरोज गिरफ्तार, बोला उसी के इशारे पर सब किया। समल इंसा में गोली लगने से मारे गए अयान और बिलाल के हत्यारोपी मुल्ला अफरोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसको थाना नखासा के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी मुल्ला ने यहां पुलिस पूछताछ में कई खुलासे किए। उसने बताया कि वो शारिक साटा गैंग में काम करता है और उसके इशारे पर दिल्ली NCR समेत देश के विभिन्न राज्यों से महंगी गाड़ियां चोरी कर बंगाल, असम और नेपाल आदि जगहों पर बेचता है। विदेशी हथियारों की डिलीवरी भी करता है और समल इंसा के दौरान जामा मस्जिद के पास वो मौजूद था। शारिक साटा के इशारे पर ही उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर समल इंसा में सक्रिय भागीदारी निभाई थी और उसके बाद पुलिस पर निशाना चलाकर गोली चलाई थी। उसके द्वारा पुलिस पर निशाना लगाकर गोली चलाई थी, लेकिन अफरा तफरी होने के कारण गोली भीड़ में मौजूद अन्य उपद्रवियों को लग गई, जिससे बिलाल और अयान की जान चली गई। पुलिस अब मुल्ला के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। बता दें कि गिरफ्तार मुल्ला पर 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
महाकुंभ मेले में लगी आग, लाखों रुपए के नोट जले, रेलवे ब्रिज के नीचे आग लगी, ऊपर से ट्रेन निकली। बता दें कि प्रयागराज कुंभ मेले में रविवार को भीषण आग लगने से 50 से ज्यादा टेंट जलकर राख हो गए। टेंटों में रखे गए गैस सिलेंडरों में लगातार ब्लास्ट होते रहे। आग इतनी भयानक थी कि लपटें रेलवे ब्रिज से भी ऊंची उठने लगी। इस दौरान ब्रिज से ट्रेन भी निकली। आग में टेंटों में रखे लाखों रुपए के नोट जल गए। लोगों ने कहा कि आधे घंटे तक पटाखे फूटने जैसी आवाजें आती रही। योगी जी कम उम्र में संत बने, मेरे संन्यास पर हंगामा क्यों? आगरा लौटी गौरी ने कहा, बालिग होने पर साध्वी बनूंगी। पिता बोले, फिर प्रयागराज जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी कम उम्र पर संन्यास लिया, तब किसी ने विरोध नहीं किया। मेरे संन्यास लेने पर इतना क्यों हंगामा हो रहा है? जूना अखाड़े में शामिल होना बहुत कठिन और गौरवशाली है, लेकिन मेरा मनोबल टूटने वाला नहीं है। अब मैं साध्वी के वेश में ही रहूंगी, यहीं गुरुकुल में पढ़ाई करूंगी और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करूंगी। बालिग होने पर मुझे साध्वी बनना है। ये कहना है प्रयागराज महाकुंभ में साध्वी बनने आई 13 साल की किशोरी का। वह 23 दिन बाद अपने गांव फतेहाबाद लौट आई। वह कहती है कि हम घूमने के लिए प्रयागराज गए थे, वहां सन्यासियों को देखकर आध्यात्म की तरफ जाने की मेरी इच्छा हुई। माँ पिता को बताया तो उन्होंने मुझे डांटा, कहा कि सन्यास जीवन सब नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल होता है। तब मैंने गुरु महेंद्र कौशल गिरी जी महाराज से बात की। उन्होंने मेरे माता पिता को समझाया, कहा बेटी की इच्छा है तो उसे सन्यासी जीवन में आगे बढ़ने दीजिए। पाकिस्तानी महिला जहां टीचर थी उस स्कूल से रिपोर्ट। टीचर बोले, परिवार का कभी जिक्र नहीं किया, मैथ में एक्सपर्ट थी। बता दें कि सुमायला कभी अपने परिवार के बारे में बात नहीं करती थी। 2022 में पहली बार पता चला कि वह पाकिस्तान से है। जब सुमायला ने इस बारे में उसे पूछा जाता तो वह बात को टाल देती थी, सही से जवाब नहीं देती, मगर वह बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाती थी। उसके पढ़ाने से बच्चे खुश रहते थे। ये कहना है बरेली जिले के माधवपुर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर परम कृष्ण पाल का, जहाँ 9 साल तक पाकिस्तानी नागरिक सुमायला खान टीचर रही थी और पाकिस्तानी सुमायला ने फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल की। अमेरिका में टिकटॉक बंद, 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बैन को मंजूरी दी थी। 2020 से भारत में बंद है ये ऐप। टिकटॉक ने अमेरिका में काम करना बंद कर दिया है। अब अमेरिका में लोग इस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद 17 जनवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून को मंजूरी दी थी। एप्पल हब ने बताया कि अमेरिकी ऐप स्टोर से यहां टिकटॉक ऐप को रिमूव किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में टिकटॉक यूजर्स को ऐप खोलने पर यह मैसेज दिखाई दे रहा है। अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया गया है। दुर्भाग्य से इसका मतलब है कि आप अभी टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम भाग्यशाली हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह कार्यभार संभालने के बाद टिकटॉक को फिर से शुरू करने के सॉल्यूशन पर हमारे साथ काम करेंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने टिकटॉक के बारे में चिंता जताई थी। उनका दावा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करता है और अधिकारियों का मानना है कि चीनी सरकार इस ऐप का इस्तेमाल अमेरिकियों की जासूसी करने या गुप्त रूप से लोगों की राय को प्रभावित करने के लिए कर सकती है। टॉप 10 कंपनियों में 6 की वैल्यू 1,71,000 करोड़ रुपए गिरी। इन्फोसिस टॉप लूजर। रिलायंस की वैल्यू 79,773 करोड़ रुपए बढ़ी। बीते हफ्ते 759 अंक गिरा सेंसेक्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 6 का मार्केट कैप बीते हफ्ते के कारोबार में 1,71,000 करोड़ रुपए कम हुआ है। इस दौरान टेक कंपनी इन्फोसिस सबसे बड़ी लूजर रही। कंपनी का मार्केट कैप 62,948 करोड़ रुपए कम होकर 7,54,000 करोड़ रुपए पर आ गया है। बता दें कि टेक सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS की वैल्यू भी 50,599 करोड़ रुपए गिरी है। अब कंपनी का मार्केट कैप 14,93,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, HDFC बैंक और ITC की वैल्यू भी गिरी है। नड्डा बोले, अंबेडकर ने नहीं, इंदिरा ने संविधान में सेकुलर सोशलिज्म जोड़ा था। उन्होंने इमरजेंसी लगाई, अखबारों के एडिटोरियल ब्लैंक हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भाजपा के कार्यक्रम संविधान गौरव अभियान के लिए अहमदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 75 में 65 साल कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। उन्होंने संविधान से खिलवाड़ किया, संसद में बिना पास कराए ही अनुच्छेद 35A लागू कर दिया। नड्डा ने कहा कि अंबेडकर ने संविधान में सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा था।
उन्होंने कहा था कि देश में सभी धर्मों को बराबर माना है, इसलिए सेकुलर शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस्लामिक स्टेट को संविधान में यह शब्द लगाने की जरूरत है। अंबेडकर ने यह भी कहा था कि भारत में कैसी सरकार हो इसका फैसला जनता करेगी, इसलिए संविधान में सोशलिज्म और सेकुलर शब्द नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन इंदिरा ने इन शब्दों को जोड़ा। इंदिरा गांधी ने ही इमरजेंसी लगाकर क्रूरता की। दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट्स। आतिशी बोली, केजरीवाल पर हमला करने वाले 3 लोग भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के करीबी, तीनों अपराधी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर हमले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर नए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर भाजपा के 3 गुंडों ने हमला किया। ये तीनों हार्डकोर क्रिमिनल थे जो कि केजरीवाल की हत्या करना चाहते थे। तीनों पर चोरी, डकैती से लेकर हत्या तक के प्रयास के मामले दर्ज हैं। आतिशी ने कहा कि ये आम कार्यकर्ता नहीं है, सधे हुए गुंडे हैं। चुनाव में हार को देखते हुए भाजपा बौखला गई है, वो केजरीवाल की जान लेने पर उतर आई है। हमलावरों में पहला राहुल उर्फ सैंकी था। ये भाजपा का नेता है। प्रवेश वर्मा का बेहद खास है। इसके अलावा दूसरे हमलावर का नाम रोहित त्यागी है। रोहित भी प्रवेश वर्मा का प्रचार करता है। तीसरा शख्स सुमित है। इस पर चोरी डकैती का केस है। अमित शाह बोले, दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी। आंध्र प्रदेश में कहा, प्राकृतिक आपदा में एनडीआरएफ और मैन मेड आपदा में एनडीए काम आती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के दक्षिण परिसर और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की 10वीं बटालियन परिसर के साथ अन्य प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि जब कोई आपदा भगवान द्वारा भेजी जाती है तो एनडीआरएफ मदद के लिए आती है। मैन मेड यानी मानव निर्मित आपदा होती है तो एनडीए मदद के लिए आगे आती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद एनडीए 2025 में दिल्ली में सरकार बनाएगी। शाह ने कहा कि आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का पूरा समर्थन है। केंद्र ने सिर्फ 6 महीनों में राज्य के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण और केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। आज का सुविचार, अपना व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह रखें, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।